आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। घड़ी में ठीक 11 बज गए हैं। वक्त हो गया है मुद्दे की बात आपके सामने लाने का। सो मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जीके 24/7 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे उस राजनीति की तो 2024 को लेकर हो रही है, लेकिन वो 2023 में आपको देखने को मिल रही होगी। बात करेंगे बीजेपी के चाणक्य की। दरअसल एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया और चाणक्य ने यह दावा कर दिया कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दावा यह भी किया गया कि 300 से ऊपर सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं। विपक्ष पर वार भी किया गया। लेकिन क्या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? क्योंकि राजनीति जो इस वक्त चल रही है वो माहौल वैसा ही तय कर रही है। क्या 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की? आज का मुद्दा यही है और शुरुआत करेंगे आपके सामने कुछ ग्राफिक्स से, क्योंकि आपको पता लगेगा विपक्ष के बारे में भी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो विपक्ष है जो संयुक्त होने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। इससे सबसे पहले आपको विपक्ष के कितने सांसद हैं वो फटाफट से बताएंगे कि इस वक्त देश में राजनीति लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही है। देश में इस वक्त 11 विपक्षी पार्टियां हैं जो संयुक्त होना चाहती हैं, एक होना चाहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। विपक्ष के कुल सांसदों की संख्या 139 है, आपको यह भी बता रहे हैं। दरअसल पहले नंबर पर कांग्रेस के पास 52 लोकसभा सांसद हैं, यानी सबसे ज्यादा। और कांग्रेस ये कह रही है कि हम संयुक्त विपक्ष का सपना देख रहे हैं और इसका नेतृत्व भी करेंगे। दूसरे नंबर पर डीएमके है, 24 सांसद हैं डीएमके के पास और ये भी तैयारी कर रही है। तीसरे नंबर पर टीएमसी है जिसके पास 23 सांसद हैं और टीएमसी भी इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। चौथे नंबर पर जेडीयू है, 16 सांसद है जेडीयू के पास। और आपको बता देते हैं कि 5वें नंबर पर बीआरएस है, 9 सांसद हैं जो कि तेलंगाना की पार्टी है। और छठे नंबर पर शिवसेना है, उद्धव गुटवाली, जिसके पास 7 सांसद हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि 7वें नंबर पर समाजवादी पार्टी 3 सांसद है। और 8वें नंबर पर जो नाम आता है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसके पास 1 सांसद है। अब आप समझ लीजिए कि ये तमाम लोग जब इकट्ठे होंगे तो सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी और आगे आने वाले समय में क्या इन सांसदों की संख्या और बढ़ जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्ष संयुक्त तो होना चाहता है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा भी बन गया है। उसके बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं विपक्ष को एक करने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी हालिया में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया जब अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया और ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं। यानी तीसरा मोर्चा आप इसे कह सकते हैं। आपने दक्षिण के अंदर देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे, समाजवादी पार्टी पहुंची, तमाम जो नेता थे दक्षिण के अंदर आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व हम करेंगे, यानी संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व हम करेंगे। आज का सवाल है आखिर कैसे? अब उन सवालों को हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि चर्चा 2024 को लेकर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति जब 2023 में हो रही है तो 2024 में क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे? बीजेपी के चाणक्य की क्या भविष्यवाणी सच हो जाएगी? सवाल यह भी कि 2024 से पहले एक हो पाएगा विपक्ष। सवाल यह भी कि विपक्ष में आखिर क्यों तीसरा मोर्चा एक बार फिर से बन गया है। सवाल यह भी कि कांग्रेस संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करेगी या नहीं कर पाएगी। इन सवालों को आज हम पूछने जा रहे हैं मुद्दे की बात में। काफी अहम सवाल हैं जिनको हम पूछेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहनलाल गिहारा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहनलाल जी आपका स्वागत कर रहा हूं बहुत बहुत। अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। शुभांकर भट्टाचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। शुभांकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले शुभांकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, स्वागत के साथ सवाल लूंगा। क्योंकि अगर बात करूं मैं टीएमसी की तो टीएमसी आखिर तीसरा फ्रंट क्यों तैयार करना चाहती है? सवाल आपसे इसलिए अहम रहेगा क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम तमाम विपक्षी पार्टियों को लीड करेंगे, संयुक्त विपक्ष का सपना देख रही है। लेकिन कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों? क्या नफरत कांग्रेस से? और आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा जाएगा कि सभी पार्टियां एक हुई? क्योंकि पहले तो ऐसे बयान सामने आए हैं, लेकिन अब कांग्रेस आपके साथ नहीं, क्यों? अगर मैं इस बात को इस तरीके से लूं कि कांग्रेस से आप जहां दूरी की बात करते हैं, हमें यहाँ पे कांग्रेस से नफरत की कोई बात नहीं। ये कभी ममता दीदी भी दिखाती है हमें नफरत है।
कई बार दीदी सोनिया गांधी जी से भी मिलने गई, आपने देखा उसमें भी एक कवरेज निकला था जहाँ पे उनको बाहर बिठा के काफी देर तक भेंट भी कराया गया था। खैर उसके बावजूद हम लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास कभी रोका नहीं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी काफी बार हमारे उससे आते रहे। जब हम लोगों ने एक मंच तैयार किया था तो उसमें भले राहुल गांधी ना आ पाए हों, लेकिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। खैर बात जब आती है कि तीसरा मोर्चा क्यों, उस सवाल का जवाब ये है क्योंकि कहीं ना कहीं तृणमूल इस बात को अब समझती है और मानती है कि भाई देखिए ऐसा है कि यूपीए जो है वो एनडीए की तरह नहीं है। यूपीए हमेशा एक पोस्ट पोल अलायंस का नाम रहा है, यूपीए प्री पोल अलायंस का नाम नहीं है। तो एक तो बात इसमें यह है कि किसी भी अलायंस में दो वर्चस्व को हम लोगों ने यहाँ पे नकारा है। जैसे एनडीए होता है तो तुरंत बात सामने आ जाती है कि उसमें बीजेपी का वर्चस्व होना ही होना है। यूपीए की बात आते ही दिमाग में आ जाता है कि भाई वो तो कांग्रेस का वर्चस्व है। आज हम लोग एनडीए की गवर्नमेंट थोड़ी कहते, तभी कहते भाजपा गवर्नमेंट। भले भाजपा पूर्वोत्तर राज्य में कहीं पे 2 सीट दिलाती है, लेकिन वहां पे जब आप लोग आंकड़े बताते तो कहते बीजेपी प्लस, जबकि प्लस जो है वो बेचारे 26 सीट लाए थे। लेकिन तब भी कहा गया कि बीजेपी प्लस, मैं मेघालय की बात कर रहा था। खैर अब बात यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम तृणमूल के अगर इस विचारधारा की बात करें, समाजवादी की विचारधारा की बात करें, एक साथ मिल रहे हैं। देखिए बंगाल में आज ये पहली बार नहीं है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव हो रहा है, पहले भी होता रहा है। 11-12 साल पहले मुलायम सिंह जी ने वहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव किया था। तो ये चीजें होती रही है। दूसरी बात हमारे साथ देखिए वहां पे कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, यानी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह से अपने अपने टर्फ से पूरी तरीके से लड़ सकती हैं, मजबूती के साथ लड़ सकती है। कांग्रेस के साथ एक मजबूरी है कि कांग्रेस जब विधानसभा लड़ती है बंगाल में तो उन्हें हमारे विरोध में लड़ना पड़ता है। उन्हें जहां भी वो खड़े हुए हैं तो वो जब वो हमारा विरोध करते हैं तो वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं, वो हमारे साथ तो नहीं खड़े हो सकते ना। तो ये मजबूरियां जो है उनको हर जगह आएगी। उनको ये मजबूरी जो है पंजाब में भी आएगी, यही मजबूरी उनको यूपी में है, जहां पे उनको समाजवादी पार्टी से, कहीं पे आम आदमी पार्टी से, दूसरे राज्यों में अन्य पार्टियों से लड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा यूपीए जो है वो पोस्ट पोल अलायंस का नाम है, ताकि सारी जो अपनी अपनी जो छत्रप है, हम लोग को छत्रप कहा जाता है। ठीक है शुभांकर जी, मैंने आपकी बातें बड़ी शांति से सुनी है, लेकिन सवाल तो उठता है सर कि आप इन बातों को बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है या फिर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये क्लियर बता दीजिए ना दर्शकों को। ये गोल गोल घुमा के जो आप जवाब दे रहे हैं वो दर्शक को मेरे को सीधा समझाना है कि हाँ शुभांकर जी टीएमसी के प्रवक्ता हो के कह दें कि ममता बनर्जी ख्वाब देख रही हैं प्रधानमंत्री बनने का। ये विचारधारा की लड़ाई है कि जो समान विचारधारा वाले लोग होंगे उनके साथ हम जाएंगे। देखिए यही पहले आपने जो दूसरी बात है, शुरू से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे प्रधानमंत्री पद की तो भी बात ही नहीं है। ये बात जब भी उठती ये बात कही जाती है, ये बात हम जब यूपीए की बात आई है, अगर यूपीए हो या थर्ड फ्रंट हो, थर्ड फ्रंट जब लड़के जब सामने आएगी ये हमेशा ये पोस्ट पोल की बात होगी कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि भाजपा ने वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ा था, उन्होंने ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, आप समर्थन करेंगे? वो भी आए थे, आप समर्थन करेंगे? कांग्रेस ये कह रही है राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार होंगे, आप समर्थन करेंगे अगर ऐसा होगा तो? देखिए ये उन हालातों की बात है कि अगर उस समय अगर कांग्रेस की स्थिति वाकई बहुत मजबूत हुई, कांग्रेस जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है, कांग्रेस के जो हालात बनते जा रहे हैं, चलिए ठीक है कांग्रेस से सवाल लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मोहन जी, अभिमन्यु जी, हालात बेहद खराब है, संयुक्त विपक्ष का सपना आप लोग देख रहे हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा बनते हुए नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी एक होती है, चिट्ठी लिखती है, उसमें आपका नाम नहीं होता, कि कविता आपसे अपील करती हैं, आप वहां नहीं पहुंचते हैं। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि भैया विपक्षी पार्टी का अगर पूरा मोर्चा बनता है तो उसको लीड हम करेंगे। कैसे करेंगे सर? हर्ष जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए हर्ष जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिले थे। तब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड भी थी। अगर उससे पहले पीछे जाएं, तब भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 तक में अकाली दल था, इनके साथ महबूबा मुफ्ती भी थी जम्मू कश्मीर में। इसी तरह वो तमाम दल जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, आज कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए। देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है,
अपनी जड़ें हैं और अपना कार्यकर्ता है। अगर कहिए कि हम भारतीय अकेले जनता पार्टी लड़ेंगे से कोई कहीं मुकाबला करने अभिमन्यु में जी, सक्षम है तो अभिमन्यु कांग्रेस जी, पार्टी ही है। आपने बिना क्लियर कर कांग्रेस दिया। पार्टी चलिए ठीक के है, एक मिनट कोई अभिमन्यु जी, थर्ड आप फ्रंट, जब डिबेट, सेकंड एक मिनट फ्रंट सुन तो लीजिए या अभिमन्यु फोर्थ फ्रंट जी, नहीं बन मैं सकता। सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब आप डिबेट में बैठ के क्लियर कर रहे हैं कि सब कुछ है, अपनी पार्टी है, अपना संगठन है, हम अलग व्यक्तित्व के विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो कांग्रेस ये ऐलान कर दे कि हमें तमाम विपक्षियों की जरूरत ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कह रहे हैं कि हम संयुक्त विपक्ष को लीड करेंगे? वो कहें कि नहीं है भैया, हम अकेले लड़ रहे हैं और जीत के दिखाएंगे। हर जी मैंने कहा कि बिना कांग्रेस पार्टी के कोई थर्ड फ्रंट, सेकंड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बिना भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई सक्षम तौर पे कोई नहीं लड़ पाएगा। चलिए शुभांकर जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं बीजेपी से एक सवाल ले लेता हूं। सीबीआई ईडी से जो डरे हुए दल हैं वो भी थर्ड फ्रंट में बैठे हुए हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। वो डर जाते हैं जैसी सीबीआई ईडी पहुंचती है, उनके घर परिवार। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए अभिमन्यु जी, कंट्रोल है। अभिमन्यु जी सुन लीजिए, अभिमन्यु जी मुझे पाठ पढ़ाने से पहले मेरी भी सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए अभिमन्यु जी। आपकी कई जगह ऐसी सरकारें हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का समर्थन आपको लेना पड़ा जब आपकी सरकारें बनी हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतना दमखम है कि भैया हम अकेले लड़ सकते हैं और कांग्रेस के बिना संभव ही नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, एक सवाल ले लेता हूं बीजेपी से, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। समय मेरे पास बहुत है अभिमन्यु जी, आ रहा हूं आपके पास। मोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित शाह की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे आगे आने वाले समय में पीएम, लेकिन अभिमन्यु जी बैठकर, आपको आवाज आ रही है मोहन जी मेरी? शायद मोहन जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मोहन जी से मैं सवाल लूं, लेकिन शुभांकर जी आप जवाब दे दीजिए कांग्रेस का, क्योंकि लाइव डिबेट में बैठ के वो कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है भैया, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, कोई भी फ्रंट हो, संभव ही नहीं है कि कांग्रेस को लिए बिना आप जीत पाए। हर्ष भाई, मैं यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पे आती है वर्चस्व की जो मानसिकता है। ये वर्चस्व की मानसिकता इसी वजह से है क्योंकि ये जो दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनको हम लोग कहते हैं दो ईगो है। अपने आप में दो ईगो है, तो पार्टी नहीं है। ईगो इसलिए है क्योंकि इनके दिमाग में ये बात खट चुकी है कि अब जो राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से जो इनका जो चेहरा जो था, ये एक्चुअली भूल गए हैं। ये भूल गए कि इस देश में आई.के. गुजराल भी दिया है, इस देश में एस.डी. देवेगौड़ा भी दिया है, इस देश में चंद्रशेखर भी दिया है। ये कुछ बातें भूल गए हैं। खैर, जब बातें ये आती हैं तो एक चीज बता दूं, कल अगर क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हुई, अभिमन्यु जी से पूछ रहा हूं, क्षेत्रीय पार्टियों का अगर बल ज्यादा हुआ और कहीं अगर कांग्रेस का जो स्तर जो रहा है वो वहीं पे बना रहा, मैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं घटने का, अगर वो बना रहा तो ऑटोमेटिकली क्षेत्रीय पार्टियों का होड़ एक फ्रंट से ज्यादा हो चुका होगा। तब आप क्या उसको बाजी सपोर्ट देंगे या आप चुपचाप भाजपा को सपोर्ट? चलिए ठीक है, मैं अभिमन्यु जी से इसका सवाल लूंगा, लेकिन मैं मोहन जी से एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि एक भी सवाल उनसे नहीं हुआ है। मोहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी ठीक है मोहन जी, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मोदी साहब ही आएंगे दोबारा और आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भैया ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस ने तर्क भी दिया, शायद अगर आपको पहले आवाज आ रही होगी तो आपने सुना होगा। अब मैं देख रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर भी अमित शाह बोल रहे हैं। और जहां तक आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया जितना भी होगा बीजेपी को 300 से ऊपर सीटें मिलेंगी, लेकिन आपकी भी तो मजबूरी कई जगह ऐसे हो जाती है कि क्षेत्रीय दलों का आपको समर्थन लेना पड़ता है और बीजेपी वहां पर कमाल नहीं कर पाती है। मोहन जी। हर्ष भाई धन्यवाद। हर्ष भाई देखिए, पहली बात तो मैं जो शुभेंदु जी कह रहे थे मैं उस पर आ जाता हूँ। हमारे सुधाकर जी जो टीएमसी के एक प्रवक्ता है, देखिए जब ममता बनर्जी अपना तीसरा फंड बनाने की बात करती है और उत्तर प्रदेश से सपा के मुखिया साथ में खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव जी, तो मुझे बात ध्यान आती है उत्तर प्रदेश वाली। एक बार उन्होंने बुआ के साथ समझौता, बुआ एक बार 2 लड़के की बात करी उन्होंने उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सिरे से नकारा। आज अब वो मजबूती के लिए जा रहे हैं टीएमसी के दरवाजे, अब वो मजबूती नहीं हुए हर्ष भाई, ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि अब उनके बाद उत्तर प्रदेश में तो जो वो कर सकते थे वो करके देख लिया, वहां तो फेल हो गए। और यहाँ भी ऐसे गठबंधन के साथ अब टाई अप करने जा रहे हैं जिनका जनाधार लगातार गिरता चला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर भी जनाधार उठा है।
हमने 77 सीटें जीतकर वहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। शुभांकर जी सुन रहे हैं ना, वो खेला नहीं चल पाएगा जो बंगाल में किया है। लोकसभा चुनाव है शुभांकर जी, जिसके पास 4 सांसद है, आप वहां पर जा रहे हैं। अरे उनसे तो हाथ मिलाया होता है जिनके पास कई और सांसद है, 24, 25 सांसद। कांग्रेस के पास तो 52 है, और कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना तो किसी की भूमिका ही तय नहीं होगी। शुभांकर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मुझे ध्यान में आता है कि वो कहावत है अपने। ठीक है, बात को पूरा होने देते हैं शुभांकर जी, बात को पूरा होने देते हैं। जल्दी से मैं आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी से मोहन जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई जल्दी से। हर जी देखिए, मुझे वो ध्यान आती है, हमारे देसी भाषा में कही जाती है, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का रीट कहीं का रोड़ा। ये जो 12-13 गठबंधन पार्टियां मिलके गठबंधन कर रही हैं, देखिए आज कुछ नहीं होगा। इतनी लोकप्रियता हो रही है दिन पे दिन मोदी जी की, कि आज इस देश का पूरा प्यार मोदी जी को मिल रहा है। सर आप जो कह रहे हैं, जो ये मुझे दोहा सुना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपको भी कुनबा जोड़ना पड़ा है सर। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों के साथ आपने भी तो कुनबा जोड़ा, तभी तो आपकी सरकार बनी। हर्ष भाई देखो, कुछ छोटे छोटे दल यदि हमारे साथ आके मिलना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन आज सारी दल जरूरत आपको थी या उनको थी? और जरूरत आपको थी या उनको थी? और भी हर्ष भाई, जरूरत आपको थी या उन क्षेत्रीय दलों को थी? हमने कहा छोटे छोटे जितने भी क्षेत्रीय दल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पास नेता है वो विश्व स्तरीय नेता है भाई, और अगर कोई भी आगे जुड़ना चाहता है हमें, तो हम क्यों मना करेंगे। लेकिन ये बात जो कांग्रेस की और ये जो 12-13 दल की बात करती है, इसको पहले भी देश की जनता ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, नकारा है। चलिए ठीक है शुभांकर जी, आप जवाब देंगे या अभिमन्यु जी से लूं? शुभांकर जी आप ही दे दीजिए पहले मोहन जी के सवालों का जवाब। बहुत सारी बातें आप ही के लिए बोली। मोहन जी को मैं जवाब देता हूँ। मैं जानते हर जी, मैं इसी बात को मैं वर्चस्व की राजनीति कह रहा था। एक तो एनडीए छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई चाहे जितना हमारे में कॉन्फिडेंस है, मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है, हम पूरा लड़ सकते हैं, तो भाई साहब बीजेपी बन के लड़िए ना, खत्म करिए आप ये गठबंधन। आपको अन्य अगर विरोधी विपक्षी गठबंधन से आपको नाराजगी है, आपको लगता है वो क्यों गठबंधन में लड़ रहे हैं, हम तो इतने ताकतवर है तो आप अकेले लड़िए। दूसरी बात, जब आप बंगाल में आप विधानसभा लड़ने आए थे तो साहब आप विधानसभा नहीं लड़ने आए थे, वहां पे आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, वहां तो मोदी जी और आपके यही चाणक्य जी लड़ने आए थे वहां पे। अब दोनों जने जो है उन्होंने एक वहां पे नैरेटिव बनाया था, 2 मई दीदी गई, और फिर किस तरीके से आई कि पिछले बार से भी और मजबूती से आई, तो वो आपकी हार टिकी नहीं थी। आप गए थे अभी पूर्वोत्तर राज्यों में अभी चुनाव लड़ने, पूर्वोत्तर में आपके सीट कहीं का 2, आपने वहां पे सरकार बनाई, गठबंधन से सरकार बनाई, अपने किसी तरीके से तैयार किया, ठीक है, और किसके साथ तैयार किया? कांग्रेस संगमा के साथ, जिस कांग्रेस संगमा को आप बदनाम करते रहे वहां। चलिए ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन शुभांकर जी एक मिनट, शुभांकर जी आपसे भी तो सवाल बनता है ना। बीजेपी से मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन सीबीआई को लेकर जब पूरा विपक्ष प्रोटेस्ट करता है आप नदारद रहते हैं, संसद के अंदर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तब आप उनके साथ खड़े होते नजर नहीं आते हैं। ऐसा ही है ना, तो आप भी तो बताइए। नहीं हर सर, विपक्ष के साथ खड़ा होने का मतलब कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं है, पहले इन दोनों बातों को अलग कर लीजिए। विपक्ष और कांग्रेस को मिलाइए। कांग्रेस के साथ तमाम विपक्ष था या नहीं था? 16 पार्टियां थी, नहीं पार्टियों को पहले तो नकारिए मत। अगर कांग्रेस के साथ कोई अगर दूसरी पार्टियां खड़ी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होती कि विपक्ष में नहीं खड़े हैं। विपक्ष में हम लोगों ने जितना विरोध किया है, हम लोगों ने जितना सरकारी एजेंसियों का विरोध किया, शायद ही किसी ने किया। आप शायद भूल गए, मैं आपको एक वाक्य याद दिला दूं, महुआ मोइत्रा के ऊपर अभी जब चलाया था कि उन्होंने किसी के ऊपर नाम लेके कुछ पुकार दिया और ये सब चीजें हुई थी, ये वही सरकारी एजेंसी के विरोध में बात करने पर हुई थी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ उंगली उठाई गई। ममता बनर्जी के हाथ में दिल्ली में पोस्टर क्यों नहीं था? मैं सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर देखना चाहता था सर, जैसे तमाम विपक्षी दलों के नेता थे, हाथ में पोस्टर लगा था कि भैया ये ईडी और सीबीआई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ममता बनर्जी के हाथ में भी पोस्टर हो सकता था। दिल्ली तो आती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करती है, लेकिन पोस्टर नहीं होता। क्या आपने फिर बंगाल का शायद विरोध जो है आपने कवर किया नहीं? बंगाल के मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर, किया होता तो मैं केंद्र की राजनीति की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बात करिए। मैं दिल्ली की बात, बंगाल की तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। अभी मैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए आपसे दिल्ली पूछ रहा हूं। दिल्ली में हमारा विपक्षी काउंटर पार्ट ऑलरेडी वहां पे है, आम आदमी पार्टी कर रहा है। दिल्ली में हमारा विपक्षी काउंटर पार्ट ऑलरेडी वहां पे है।
अरविंद केजरीवाल जी जब वहां पे वो जोर से जब वहां पे अपना जब आवाज बुलंद करते हैं तो वहां पे दीदी भी वहां पे सपोर्ट देती है, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सपोर्ट दिया इस बात को। लेकिन हर जगह पे वहां पे हमारा जो विपक्षी काउंटर पार्टी वो खड़ा रहा। क्या अरविंद केजरीवाल जी बंगाली आके कहते नहीं होते, वहां पे हम उनका काउंटर पार्ट बन के हम उनका सपोर्ट करते हैं। यही तो विपक्ष में एकता की बात आती है। इसी बात को तो हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग ज्यादा सोचते कि कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई तो इसका मतलब है कि विपक्ष टूट गया। ये गलत है। यही वर्चस्व की राजनीति की मानसिकता से हम लोगों को निकलना पड़ेगा और यही बात कहीं ना कहीं भाजपा को समझनी पड़ेगी और कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल जल्दी से दे दीजिएगा, फिर मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो तमाम विपक्षी दलों के साथ आप एक साथ आएंगे लोकसभा चुनाव में, जब पता लगेगा कि कितने सांसद कितने बने हैं, किसके बने हैं? बिल्कुल, हम लोग तो थर्ड फ्रंट की कोशिश ही कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट अगर बन जाती है आप खुद देखेंगे कि कांग्रेस कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे ना। तमाम कांग्रेस होगी तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट करेगी, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। शुभांकर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें हमारा मेन लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है। अगर कांग्रेस मजबूत होकर आती है तो बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। तो ये ठीक है, फिर मैं ये मान लूं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है, खुद ही कह रहा हूं। तो मैं ये मान लूं कि पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है। ये तीसरा फ्रंट जो बना रहे हैं आप, वो किसी और कारणवश है। तीसरा फ्रंट लड़ने के लिए बनाया जा रहा है कि 2024 की चुनाव जो है मजबूती से लड़ा जाए, वो खतरा मजबूती से लड़ सके। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी आप खुश हो जाइएगा अगर 2024 में विपक्षी पार्टियों के ज्यादा सांसद बनते हैं तो आप खुश हो जाइए। आपका समर्थन शुभांकर जी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को आप उम्मीदवार बनाते हैं तो शुभांकर जी भी समर्थन देंगे। ये क्लियर हो गया है टीवी डिबेट में। मैं आता हूं आपके पास। मोहन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा जो शुभांकर जी बोल रहे हैं। मोहन जी देखिए, शुभांकर जी ने जितनी बात बोली है ये और इतना उत्तेजित होकर मुझे बता रहे हैं, ये ना ये इस बात को दर्शाता है कि आज बंगाल में लगातार मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछली बार भी हमने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, मैं कह रहा हूँ तो विधानसभा चुनाव में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में आ रहा हूं शुभांकर जी, आ रहा हूं मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। एक नेता का नाम बताइए आप। तो अरे हमारे पास शुभांकर जी, शुभांकर भाई हमारा एक कार्यकर्ता ही हमारा नेता है। हमारे कार्यकर्ता ने बंगाल के अंदर 77 सीटें लाके दी हैं। आपके पास तो ममता जी की सीटें लग। मोहन जी इस बात को भी तो नहीं नकार सकते हैं ना कि वो टीएमसी के लीडर ही थे जिन्होंने आपका साथ दिया, आपके खेमे में आ गए तो आप जीत गए। इस बात को मानते हैं ना मोहन जी? वो तो टीएमसी के लीडर ही थे जिनको आपने अपने खेमे में लाया और वो जीत गए। हर्ष भाई, हमने तो कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, उसमें यदि कोई भी आके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राष्ट्र की बात करेगा, इस देश की प्रगति की बात करेगा। सर बीजेपी का चेहरा नहीं दे पाए ना थे ना तो बंगाल के अंदर बीजेपी का चेहरा कौन था मुझे बताइए। विधानसभा चुनाव हुए तो बंगाल के अंदर बीजेपी के कितने चेहरे थे? बीजेपी के जो चेहरे थे वो बाद में जब बंगाल में ममता बनर्जी आ गई तो वो भी वापस चले गए। सर चाणक्य जी थे और ये थे आपके कहते चाणक्य जी थे और मोदी जी थे, तो मोदी जी चाणक्य जी के हाथ की नहीं, वो बताया। ठीक है हर जी, मैं वही तो सुधांकर जी को बता रहा था कि हमारा एक कार्यकर्ता बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, प्रदेश का कार्यकर्ता हो, राष्ट्र का कार्यकर्ता हो, हमारा हर कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, सभी पार्टी के नेताओं का सभी एक ही जैसा कहना है। अमित शाह भी यही कहते हैं, आप भी यही कह रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अभिमन्यु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिमन्यु जी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपकी मजबूरी है कि भैया अगर विपक्षी पार्टियां जा रही हैं एक साइड तो आप उनके साथ नहीं आ सकते? ना चिट्ठी में आपने सीबीआई का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई तो आप पीछे को खिसक गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे बस इसलिए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कई लोग इस वक्त लाइन में खड़े हैं, लेकिन आप राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं, बस वजह यही है। अभिमन्यु जी हर्ष जी, एक बात समझने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, मोदी जी की लहर नहीं है। इनके जो खास दोस्त थे जैसे जनता दल यूनाइटेड बिहार में ये साफ है, जनता दल यूनाइटेड आज इनके साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। महबूबा मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी थी।
ये आज वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी इनके साथ नहीं है। शिवसेना जो असली है उद्धव ठाकरे जी की, आज वो इनके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मिलकर उनके साथ वहां चलिए ठीक है, आप कहां पर है मुझे बताइए। अकाली दल पंजाब में इनके साथ नहीं है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं। अभिमन्यु जी, तो इनकी खत्म आप हो अपना चुकी ब्यौरा है, ये दीजिए बात ना। जान मैं कांग्रेस लीजिए। पार्टी के प्रवक्ता अब की होने बार के जो नाते चुनाव आपसे होगा पूछ रहा हूं वो कि आप भाजपा कहां वर्सेस पर जनता हैं। चुनाव होना है हर जी, ठीक है। भाजपा वर्सेस जनता। हाँ। और जनता का अलायंस होना है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके जो भी दल लड़ेंगे, जो समान विचारधारा के दल है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हार होनी है। अब की बार भावनात्मक मुद्दे अभिमन्यु जी, अरविंद केजरीवाल आपके साथ नहीं है, ममता बनर्जी आपके पास नहीं है, समाजवादी पार्टी आपके साथ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल एक हो जाएगा कैसे? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, बैक टू बैक बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे जनता को क्लियर करना है ना सर, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भैया हम लीड करेंगे, कैसे लीड करेंगे? हम तो खड़गे साहब ने कहा और 16 दलों को साथ लेकर बैठे। 16 विपक्ष के सर, के कविता जब 16 दलों को साथ लेकर बैठी तो आपका कोई भी नेता नहीं था। अभिमन्यु जी, या सीबीआई या ईडी के डर की वजह से नहीं आई वो ये जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी 16 दल को साथ लेकर बैठी। हम कांग्रेस पार्टी के साथ आज सहयोगी के तौर पे वो खड़े रहे, सरकार से सवाल कर रहे हैं। अडानी, चलिए ठीक है, मैं आपसे भी एक सवाल लेता हूं। मोहन जी आ रहा हूं बस एक मिनट में। अभिमन्यु जी, अगर संयुक्त विपक्ष, एक मिनट अभिमन्यु जी सुन लीजिए। अभिमन्यु जी, अगर संयुक्त विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ममता, आ रहा हूं मोहन जी बस एक मिनट में आ रहा हूं, अगर संयुक्त विपक्ष ये कहता है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दीजिए, आप बनाएंगे? शुभांकर जी ने तो समर्थन कर दिया आपका, आप बनाएंगे? मुझसे सवाल है, बनाएंगे आप? अर्जी देखिए, ये सब तय करने वाला आला कमान है। शुभांकर जी तो टीवी डिबेट में कह रहे हैं हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, आप करेंगे या नहीं? खड़गे साहब है। अभिमन्यु जी, आप करेंगे या नहीं? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कहने के लिए? मैं अभिमन्यु जी, ये दोहरी नीति नहीं चल सकती ना सर। जनता है, जनता सब देखती है। इतिहास में पहली बार होगा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए तो। जिस गलतफहमी में है सर आप अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, मंच पर आप अगर ऐसे बोलते जनता के सामने तो जनता आपको वोट देती। मेरे से आपको वोट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप करेंगे टीएमसी का समर्थन? ममता बनर्जी को कहेंगे कि हाँ भैया उन्हें बनाइए प्रधानमंत्री? 70 साल ने जनता, ठीक है, नहीं करेंगे आप। दोबारा मोहन जी, आप कुछ कह रहे थे, शुभांकर जी आ रहा हूं। ठीक है, आप नहीं करेंगे, क्लियर है कि नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी टीएमसी का समर्थन? मोहन जी, ये सब तय करने वाला ठीक है। अभिमन्यु जी, मोहन जी, मैं प्रवक्ता हूं, मुझसे मेरी पार्टी कहेगी तो मैं ठीक है, पे स्टैंड रखूंगा। तो पार्टी से पूछकर ही आया करिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मोहन जी, पार्टी ने अभी किसी को नहीं कहा, बताइए मैं कहां से? मोहन जी जल्दी से, आपको भी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बताता, ठीक है मोहन जी, कहां स्टैंड रखना है कहां नहीं। मोहन जी को बोलने दीजिए, हमें कुछ नहीं बताया। मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या कहता है क्या नहीं कहता उसकी चिंता मत करिए। हम निष्पक्षता से, पूरी स्वतंत्रता से पूछते हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बिठाकर कहता है कि आपको डंके की चोट पर किसी नेता से सवाल पूछना है तो आप पूछिए, हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज रुक जाइए अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, अगर मैं आपका फिर चिट्ठा रखने लग गया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। मोहन जी जल्दी से, आप कुछ कह रहे हैं? मोहन जी, हाँ जी, देखिए इनके पास आज राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो विदेश में जाकर हमारे लोकतंत्र की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर कहा देश में पैदा शर्म आती है, जिसके सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो हमारे मोहन जी किस तरह से दीजिए, प्रधानमंत्री सामने भी कहा। नंबर 2, आज राहुल गांधी चाइना क्यों करते हैं? हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी ने कहा, पढ़ रहे थे। अरे भाई आप भी कह दीजिए। अभिमन्यु जी सुन लीजिए। अभिमन्यु जी, मुद्दे की बात में मैं किसी की ऑडियो को डाउन नहीं करता हूं सर। आप ये संसद जैसा हो हंगामा यहाँ पर मत मचाइए। आपको सवाल पूछना नहीं होता, लोगों के पैसे आप बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर मेरा टाइम मत वेस्ट करिए अभिमन्यु जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी भी तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मोहन जी बोल रहे हैं, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अभिमन्यु जी, जब आएगी बात प्रधानमंत्री की, मैं प्रधानमंत्री का नाम भी लूंगा। अभिमन्यु जी प्लीज, ठीक है। मोहन जी जल्दी से। तो मैं बात कर रहा था हर्ष भाई कि जिस तरह से जब 1962 का हम युद्ध हारे तो इनके जवाहरलाल नेहरू जो तत्काल प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत की 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को जब चीन ने कब्जा कर लिया
तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि साहब आप तो ओ घास महाराज, नहीं होती। कहाँ पहुंच अरे गए? साहब हमारी जमीन का टुकड़ा, कहाँ पहुंच ये वही गए? कांग्रेस क्या- है क्या- और कहाँ से यही जनरल उनके जो नॉलेज ला आगे रहे ये हैं आप? नाती। चलिए ठीक है मोहन जी, सुनिए तो मेरी सही, डिबेट अभी लोकसभा जी, चुनाव पर है, कहाँ ठीक पहुंच है, गए? ये मुद्दा आप बात तो उठा करने लीजिएगा, दीजिए। मंच पर उठाइएगा। कौन हो रहा है देश की सीमा पर? अब शुभांकर जी मैं मोदी आपके साहब पास एक आ रहा शब्द हूँ। नहीं बोल शुभांकर पाए। जी, सारी एक बातें मिनट, ये एक चर्चा मिनट, नहीं होने मोहन देंगे। जी, मोहन जी एक थोड़ा मिनट, मैं पढ़ थोड़ा- कर पूरा आइए देश कीजिए। देख शुभांकर रहा जी, है। हम तो कांग्रेस के मानते हैं प्रवक्ता सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि चीन की टीएमसी को अतिक्रमणकारी समर्थन नीति नहीं पर करा सदन जाएगा में भैया। चर्चा होनी आप ये चाहिए। कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाले समय में ऐसा फ्रंट बनता भी है, तमाम विपक्षी पार्टी एक होती है, तो हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। लेकिन लाइव डिबेट में आपने सुन लिया है सर, रिएक्शन दे दीजिए, फिर एक सवाल लूंगा। शुभांकर जी, भाई सीधी सी बात है कि ये अभिमन्यु जी पूरी बात को अभी भी शायद राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने सिर्फ एक प्रश्न सबसे शुरू में इनसे पूछा था कि कल के दिन में अगर ऐसा कोई परिस्थिति आती है जहां पे इनको बीजेपी को रोकना सत्ता में आने से, तो वो पहले बीजेपी को रोकेंगे किसी भी तरीके से, या वो अपनी वर्चस्व की राजनीति के लिए बीजेपी के साथ रुकने वाली नहीं है बीजेपी। बीजेपी के साथ जब बैठे नहीं दिखाई हाँ, तो देंगे, ममता जी को तो पीएम अगर बना देंगे ना आपके मोदी जी भी। खतरे अगर मजबूत होते आपको हैं, वर्चस्व तो ही कांग्रेस की दिखाना भी है। मजबूरी अभी आप होगी, बैठ के वो कह आपको रहे हैं सपोर्ट देके बनाएगी। कि आपकी और वही चीज भाजपा और मैंने कांग्रेस कहा कि दोनों से हमने लड़ाई है। अपना अभी आप पूरा कह रहे हैं पूरा प्रधानमंत्री क्लियर बना कर दे। दिया। अरे अभी आपको मैंने अपने ऐसी स्टैंड बात क्लियर है, रखिए आपको शुभांकर किसी जी। को बात ही नहीं करने देता आप तो था। पीएम भी बनवा रहे हैं, लड़ाई क्या नहीं कैसे समझ लड़ोगे? में आया अभिमन्यु? शुभांकर जी एक मिनट, वो कह रहे हैं टीएमसी का स्टैंड ऐसे क्लियर लड़ाई नहीं लड़नी है। है शुभांकर। वो कह रहे हैं टीएमसी का स्टैंड, अभिमन्यु जी क्या स्टैंड क्लियर नहीं हुआ आपको? एक मिनट, मैं तो खुद हर जी, अभी इन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस। अभिमन्यु जी आप समझे नहीं, हर शुभांकर जी पार्टी को स्टैंड हमने क्लियर कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री भैया अगर एक समर्थन फ्रंट करने बनता पर है, संयुक्त विपक्ष होता है तो हम समर्थन करेंगे। अभिमन्यु जी, पूरे देश में अभिमन्यु हमारे जी, पास कार्यकर्ता है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता देखी है आपने। हम्म। लाखों लोग रोज पद यात्रा में शामिल हुआ है। अरे सर वो वोट में कन्वर्ट बताइए, नहीं होता ना दूसरे प्रदेश के अभिमन्यु जी, के वो मुद्दे वोट में बताइए। कन्वर्ट नहीं होता ना, यही तो हर दिक्कत है ये आपकी। मुद्दे अभिमन्यु जी एक मिनट रुक त्रिपुरा में जाइए। चुनाव अभिमन्यु क्यों जी, हार गए? हाँ, त्रिपुरा में क्या हुआ? अभी मणिपुर में क्या हुआ? अभिमन्यु जी जरा बताइए ना चेक करके। अगर इतने ही लोकप्रिय नेता आपके हैं तो आप जहां जहां चुनाव होता है वहां भाई साहब आप ही 2 सीट क्यों चुनाव हार रही है? बताइए, आपने भी 2 तो हार 11 जीत सीट चलती रहती है। सरकार बनाई है, तो आप भी, आपको भी बोलने का अधिकार नहीं जो है कि आप- 7 सीट में जो स्टेट है वो सत्ता के हिसाब से चलते हैं। एक एक करके सर। पूरी की पूरी पार्टी और संगठन सत्ता ट्रांसफर हो जाती है जिसकी चलिए सत्ता ठीक होती है, केंद्र एक मिनट में। अभिमन्यु जी मेरा सवाल सुनिएगा। थोड़ा अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी मेरा सवाल सुनिएगा। एक मिनट मोहन जी रुक जाइए। भाजपा की ठीक है, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी मेरा एक सवाल सुनिए ना। अभिमन्यु जी, शुभांकर जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है शुभांकर जी की, कि कौन सा शुभांकर जी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं कि भैया अगर संयुक्त विपक्ष का समर्थन होता है आगे आने वाले समय में, अगर उम्मीदवार कोई होता है कांग्रेस से, तो हम हाँ कर देंगे कि भैया ठीक है। कौन सा स्टैंड शुभांकर जी ने नहीं क्लियर किया? जल्दी से, कौन सा नहीं समझ में आया आपको, कौन सा पॉइंट? देखिए हर जी, मैं अपनी बात को दोहराता हूं या समझाता हूं। हाँ, वो बात यह है कि टीएमसी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रही है पूर्व में, और गठबंधन किस तरह से होगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, वो बात तय करने वाले हम नहीं है। ठीक है। हमारा लेकिन आला सर कमान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस इतना तो कह दीजिए ना। कमेटी है। जब वो ये प्रारूप बना लेंगे, बड़े नेता बड़े दल बैठकर, सारे लोग बैठकर अभिमन्यु जब बना जी, लेंगे, मैं अपनी इतिहास बात को के रखता पन्नों को हूं। पलटिए अभी सर। मैं बहुत ममता जल्दबाजी बनर्जी कभी में कांग्रेस नहीं थी। मैं चाहता हूं हाँ। कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है अभिमन्यु कि जी, या राहुल तो आप गांधी जी तैयारी देश के करके नहीं प्रधानमंत्री आए बने। हैं, या तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर पार्टी की तरफ से मना हमारी किया गया है तैयारी टीवी पूरी है। डिबेट पे बोलने के लिए, तो आप कह दीजिए कि मुझे बोलने के लिए मना ही है। मैं आपको कहता हूं कि भैया ठीक है, आप जो 2-3 सवाल होंगे उसका आसानी से जवाब दे दीजिएगा, वही आसान में सवाल पूछ लूंगा। आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं हो रहा तो सर। जो आप चाहते हैं मैं वो बोलूंगा। अभिमन्यु जी, हम तो कह आपका रहे हैं कि स्टैंड ही हमारी क्लियर नहीं हो रहा ना। इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की सबकी यही है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और जब सबसे चलिए बड़ा ठीक है, संगठन हो हमारा गया। गांव यही गांव का सुनना था कार्यकर्ता मुझे। हमारे हैं। यही हर सुनना जगह था ये- मुझे। ये यही कांग्रेस सुनना पार्टी था। मोहन जी समझता जल्दी है। से, आप समय बहुत प्रधानमंत्री कम है। राहुल गांधी जी बनेंगे, साफ सीधी अब वो बात है। समय चला गया अभिमन्यु भाई। अब वो समय चला गया जब रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री राजा बनता अरे था। समय तो आपका आज जुम्मे इस जुम्मे देश चार के चलिए ठीक है, राजा समय मेरे पास बनता इतना ही है। था। शुभांकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जरूर मुलाकात होगी। बात 2024 को लेकर कर रहे थे, क्योंकि 2023 में कई फ्रंट बन रहे हैं और राजनीति भी बखूबी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि विपक्ष अभी एकजुट नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कैसे लड़ना है, अपना विजन भी बता दिया गया है, लेकिन हम भविष्य तय नहीं कर रहे हैं।
आगे आने वाला भविष्य आप तय करेंगे कि आखिर कौन जीतेगा और किसे सत्ता पर काबिज करना है। मुद्दा हम उठाते रहेंगे और मुद्दे की बात लाते रहेंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं। राघव चड्ढा इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। फेक मुकदमा मनीष सिसोदिया जी पे किया गया। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां। तो मनीष सिसोदिया पर फेक केस किया गया है। राघव चड्ढा ये कहने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी पर तंज कसने का काम, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको जेके 24/7 न्यूज दे रहा है। खबर क्या है आपको बता रहे हैं। कोल्ड स्टोर हादसे के संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों जो हादसा हुआ था उसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। मौत के जिम्मेदार दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी चक्रेश मिश्र ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की उत्तर प्रदेश के संभल से बता रहे हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। जेके 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव ये जानकारी आपको दे रहा है। कोल्ड स्टोरेज हादसे के संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि 14 मजदूरों की मौत के जिम्मेदार
ये दोनों आरोपी बताए जाते हैं और एसपी चक्रेश मिश्र की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल जानकारी इस वक्त की बड़ी है और आपको खबर इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं। संवाददाता विजेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र, क्या कहेंगे आप? कहा जाता है 14 मजदूरों की मौत की जिम्मेदार यही थे, इसकी जानकारी दे दी गई है और क्या कुछ जानकारी इस बाबत दी गई है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा ये संभल में हुआ था। ये संभल क्षेत्र का चंदोसी है, यहाँ पर ये इलाका पड़ता है जहाँ पर ये कोल्ड स्टोर था। ये कोल्ड स्टोर की जो घटना थी और लापरवाही सामने आई थी, जिसकी चलते ये इमारत ढह गई थी और इसके अंदर जो मजदूर और किसान थे वो दब गए थे, जिसमें बहुत ही दर्दनाक 14 लोगों की मौत हो गई और 10 लोगों को जीवित बचाया जा सका। 28 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये पूरी घटना क्लियर हो पाई। मैं आपको बता दूं, जनपद संभल के एसपी चक्रेश मिश्र ने जानकारी दी है कि जो दोनों संचालक है, स्टोर संचालक है अंकुर व रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपडेट है संभल से और जनपद संभल के एसपी हैं चक्रेश मिश्र, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दोनों जो आरोपी हैं, लापरवाही करने वाले जो दोनों संचालक आरोपी हैं, संचालक भाइयों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो जनपद पुलिस है वो दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है, लेकिन क्या कुछ और लोग भी रडार पर हो सकते हैं या यही दोनों अभियुक्त थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा, जो एसपी हैं चक्रेश मिश्र, उनके रडार पर अन्य लोग भी हैं। मैं आपको बता दूं और अन्य लोग भी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, जिनकी निगरानी पुलिस कर रही है और लोग भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। दोनों जो संचालक हैं इस समय जो गिरफ्तार हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग हैं उनको पुलिस की रडार पर है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और भी कार्रवाइयां होंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनपद के जो डीएसओ हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करवा दी, इसकी परमिशन कैसे दे दी? क्या उन पर भी कोई शासन से कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर जो संचालक है, स्टोर संचालक, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई किस तरह की अमल में लाई जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो 14 दर्दनाक मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके जो परिवार हैं उनके गांव में मातम पसरा हुआ है, चूल्हे में आग नहीं जली और जो परिजन है उनका गला कौंध गया है, उनको पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। चलिए ठीक है विजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले जानकारी जेके 24/7 न्यूज को दीजिएगा, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज।